subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the fibrinolytics or the thrombolytic agents. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे फार्मोलाइटिक्स या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट्स के बारे में, उनके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें। इसमें ड्रग की तो इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये आपके जो हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें ये आ सकते हैं, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स और फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट्स, तो आप समझिए टर्म्स को। थ्रोम्बोलाइटिक या फिर फाइब्रिनोलाइटिक मीन्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे ड्रग जो कि फाइब्रिन को या फिर जो थ्रोम्बाई है या क्लॉट है उनको डिसॉल्व करना, उनको लाइसिस करना, ऐसे ड्रग को हम आपके थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स या फिर फाइब्रिनोलाइटिक्स ड्रग्स बोल सकते हैं। मीन्स द ड्रग विच लाइज द थ्रोम्बी और क्लॉट और फाइब्रिन टू recognize the occluded blood vessels mainly in the coronary arteries। तो इनका जो बेसिक काम है वो कोरोनरी आर्टरीज में जो आपके क्लॉट्स जमा हो चुके हैं, थ्रोम्बाई जमा हो चुके हैं, उन थ्रोम्बाई को रिजॉल्व करना, लाइसिस करना और आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना या इस्चीमिया को ठीक करना। तो इनका मेन रोल यही है। बात करें इसमें ड्रग्स की, तो जितने भी आपके सेरिन प्रोटीएस एंजाइम जो हैं, खासकर आपके जो टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स हैं, तो उनका ये बेसिक रोल होते हैं। तो ये बात करें हम कुछ ड्रग की, तो ये है आपके स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है आपके बीटा हीमोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकी से हम मिलता है। जो सोर्स है वो क्या आपका बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी। सेकेंड है आपका यूरोकाइनेस जो कि यूपीए नाम से है, मतलब यूरोकाइनेस प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी सेरिन प्रोटीएस ही हैं। सारे जो ड्रग हैं वो सेरिन प्रोटीएस ही हैं एक तरीके से। इनका जो मेन सोर्स है क्या आपका, ये तो यूरिन है या फिर कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स। तो इसका जो बेसिक सोर्स है आपका कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल्स और आपके यूरिन। तो सोर्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड है आपका नेक्स्ट आपका रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स, टीपीए। टीपीए मीन्स होता है टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स। तो ये सारे जो ड्रग हैं वो एक तरीके से टिश्यू या फिर प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स ही हैं। ये प्लाज्मोजेन को एक्टिवेट करते हैं, प्लाज्मिन करते हैं, और प्लाज्मिन ही एक तरीके से आपके जो ब्लड क्लॉट है फाइब्रिन को डिसॉल्व करता है, जो कि हम आगे बात करेंगे इसके बेसिक पाथवे पे या मोड ऑफ एक्शन पे। ठीक है, इनमें ड्रग हैं आपके एल्टेपेस, रेटेलपेस एंड टेनेक्टेलपेस। ये सब सारे प्रोटीन सेरिन प्रोटीएस है। ठीक है, तो बात करें इसमें ड्रग की, तो जो बेसिक फार्माकोलॉजी की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेस की, जो कि ये बहुत ही ओल्ड ड्रग है। तो बात करें हम लोग इसके क्लिनिकल यूज़ की, तो बेसिकली आज के डेट पे जो है हम यूरोकाइनेस और स्ट्रेप्टोकाइनेस को यूज़ नहीं करते हैं। कुछ उसके बेसिक रीजंस हैं। आज के डेट में हम केवल रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर्स लाइक एल्टेपेस, रेटेलपेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं, सेलेक्टिविटी अच्छी है। तो क्यों हम बात करेंगे डिटेल में आगे। फिर बात करते हैं हम लोग इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए पहले हमको समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस क्या है। हमारे बॉडी के अंदर में आपके कोगुलेंट्स हैं, एंटीकोगुलेंट्स हैं और फाइब्रिनोलाइटिक्स एजेंट्स हैं, इंडिजियसली बॉडी में प्रेजेंस होते हैं। तो इनके कुछ बेसिक रोल्स होते हैं। जैसे कि बात करें, ये आपका ब्लड वेसल्स हैं। किसी कारणवश आपके इंटरनल इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, उस कंडीशन पे आपके जो ब्लड वेसल्स हैं अगर रप्चर हो जाएंगे तो उस रप्चर से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपके बॉडी के अंदर पे कोगुलेटिव पाथवेज हैं, कोगुलेशन पाथवेज हैं, जिसमें आपके जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन के इन्वॉल्व होता है, कैल्शियम इन्वॉल्व होता है, और एक तरीके से इस जो टिश्यू जो डैमेज हो चुका है आपका ब्लड वेसल्स, उसको रिपेयरिंग सिस्टम के रूप में आपका जो कोगुलेशन पाथवे है वो एक्टिवेट होगा और यहाँ पे रिपेयर करेगा और एक तरीके से आपका क्लॉट बनाएगा। ठीक है, तो कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूस होते रहेगा तो जाहिर सी बात है पूरा ये ब्लॉक हो जाएगा, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हमारे पास एंटीकोगुलेंट्स पाथवेज हैं, जैसे कि हिपेरिन है, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंस है हमारे बॉडी के अंदर में। तो एंटीकोगुलेंट पाथवे जो हैं आपके रिपेयर होने के बाद कोगुलेशन को बंद करता है, इनहिबिट करता है। इससे एक तरीके से काउंटर रेगुलेटरी पाथवे हैं। हर एक पॉजिटिव पाथवे के अगेंस्ट में नेगेटिव पाथवे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। तो काउंटर रेगुलेटरी पाथवे के थ्रू आपका जो कोगुलेशन है वो इनहिबिट होगा और एंटीकोगुलेंट ड्रग जो हैं फर्दर आपके जो क्लॉट है वो बनने से रोक देगा। ठीक, लेकिन ये तो क्लॉट बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये क्लॉट भी डेंजरस है हमारे लिए।
जो एंटीकोगुलेंट्स हैं वो केवल कोगुलेशन पाथवे को इनहिबिट करेगा। इस जो क्लॉट बन चुका है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता। उसको डिसॉल्व करने के लिए हमको चाहिए थ्रोम्बोलाइटिक या फिर फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग, जो कि इस फाइब्रिन को लाइज कर सके, डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर में ऑटोमेटिकली फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम्स होते हैं जो कि वो एक्टिवेट होते हैं जब क्लॉट को डिसॉल्व करना है, तो उसको एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने के कारण जो बेसिकली आपके इसमें जो फाइब्रिन्स होते हैं, बेसिकली बात करें फाइब्रिन्स की, तो आपके फाइब्रिन्स होते हैं इनसोल्युबल फाइब्रिन्स। तो इनसोल्युबल फाइब्रिन्स में जो हैं आपके प्लाज्मिनोजन जो हैं, प्लाज्मिनोजन बाइंड अप रहते हैं। तो सपोज ये आपका प्लाज्मिनोजन है, ठीक है, तो आपके बॉडी के अंदर में जो इंडोजिनियसली टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं, टीपीए हैं, या फिर आपके फैक्टर XA है या केलिकैरिन है, तो फैक्टर XA क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन वो फीडबैक सिस्टम के थ्रू आपके क्लोटिंग कोगुलेशन खत्म होने के बाद वो एंटी कोगुलेशन को या फिर आपके जो फाइब्रिनोलाइटिक्स को हैं वो इनिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये जो टीपीए है वो फिर जो आपके इस फाइब्रिन में, इनसोल्युबल फाइब्रिन में जो जमा हुआ है, जो आपके अटैच है आपका प्लाज्मिनोजन, उसको एक्टिवेट करता है और आपके प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है। तो एक तरीके से ये प्रोफाइब्रिनोलाइसिस है, ये आपका फाइब्रिनोलाइसिन है, सॉरी, ये आपका प्रोफाइब्रिनोलाइसिन है, ये आपका फाइब्रिनोलाइसिन है। तो ये फाइब्रिनोलाइसिन जो है फिर आपके उस फाइब्रिन में जो आपका ये फाइब्रिनोलाइसिस है, सॉरी फाइब्रिनोलाइसिन है, तो उसको फिर आपके डिसॉल्व करता है, लाइसिस करता है और आपका सोल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट्स करता है। तो ये एक्टिवेट होने के बाद जो है फिर आपका जो क्लॉट है धीरे धीरे डिसॉल्व होगा और इस तरीके से केवल जो टिश्यू रिपेयर है वो वही बस रहेगा और बाकी जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम उसके अपोजिट आपके फाइब्रिनोलाइटिस के अपोजिट हमारे बॉडी के अंदर में एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स होते हैं, जो कि जैसे कि आपका ये अल्फा-2 एंटीप्लाज्मिन और अल्फा-2 मैक्रोग्लोबिन। तो एंटीप्लाज्मिन है, ये प्लाज्मिन है, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये जो एंटीप्लाज्मिन है, अगर कोई भी आपका प्लाज्मिन आपके फाइब्रिन इनसोल्युबल पे बाइंड अप हो गया है, ठीक है, तो उसको वो इनएक्टिवेट नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्लड के अंदर में और एक्सेस अमाउंट पे जो प्लाज्मिन हैं उनको इनएक्टिवेट कर सकता है। तो इसलिए एंटीप्लाज्मिन जो है एक तरीके से इनएक्टिवेटर हैं आपके फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम्स का। ये प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करता है। प्लाज्मिन इनएक्टिवेट होने की वजह से जो है ये फाइब्रिन इनसोल्युबल को फाइब्रिन सोल्युबल में कन्वर्ट नहीं करता है, मतलब जो है एक तरीके से एंटी फाइब्रिनोलाइटिक की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पाथवे हैं। अब बात करते हैं ड्रग के यूज़ के बारे में। तो जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स वो एक तरीके से प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करेगा प्लाज्मिन में, ये तो फिक्स है, लेकिन वो ब्लड के अंदर पे जो प्लाज्मिनोजन है उसको भी एक्टिवेट कर देता है और जो आपके जो फाइब्रिन्स के जो अंदर पे या फाइब्रिन बाउंडेड प्लाज्मिन है या प्लाज्मिनोजन है उसको भी एक्टिवेट कर देता है। तो सेलेक्टिविटी जो है कम होती है, इसीलिए जो है इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। इससे जो है ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ जो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो आपके स्ट्रेप्टोकोकी से मिलता है, तो एक तरीके से वो बैक्टीरिया से मिल रहा है। इसका मतलब उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में हैं, तो एंटीबॉडीज़ हैं, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, मीन्स एनाफाइलैक्सिस, एलर्जी रिएक्शंस हो सकते हैं। इस वजह से जो है इसको हम यूज़ नहीं करते आज के डेट पे। जो यूरोकाइनेज है, यूरोकाइनेज को बेसिकली हम ह्यूमन कल्चर्ड किडनी सेल से बनाते हैं, तो इसलिए उनके जो सोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, बायोलिटी कम है, इसलिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए जो आज के डेट पे हम प्रिफर्ड हैं वो जितने भी रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं, आपके एल्टेपेस, रिटेलपेस, आपके टेनेक्टेलपेस, ये सब हम यूज़ करते हैं इस वजह से, क्योंकि इनकी सेलेक्टिविटी जो है थोड़ी सी अच्छी होती है। लेकिन ये भी थोड़ा बहुत आपके ब्लड में जो प्लाज्मिनोजन है उसको भी एक्टिवेट कर देगा, लेकिन जो भी सेलेक्टिविटी है आपके आपके फाइब्रिन बाउंडेड प्लाज्मिन की या प्लाज्मिनोजन की, उसके लिए बेहतर होती है, इसलिए हम इन ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन की। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि ये आपके एक्सटेंसिव प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं, खासकर स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, जितने भी आपके रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं। और आपके जो इंट्रिंसिक है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर में है, आपके केलिकैरिन, फैक्टर XA और TPA। तो TPA को आपके जो आपका जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर हैं 1 और 2, वो भी एक तरीके से इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इस पाथवे को एक्टिवेट करेंगे, मीन्स दे एक्टिवेट और प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन इनटू द प्लाज्मिन, एंड प्लाज्मिन इज ए फिब्रिनोलाइसिन। ठीक है, तो ये आपके जो प्लाज्मिनोजन हैं जो आपके फाइब्रिन पे बाउंड अप होते हैं उनको एक्टिवेट करके
प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, ये फिर प्लाज्मिन जो हैं आपके इनसॉल्युबल फाइब्रिन को सोलुबल फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देंगे, अल्टीमेटली फाइब्रिनोलिसिस करेंगे और फिर ये डिजोल्व होके आपका जो क्लॉट है वो क्लियर हो जाएगा और ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसे बेसिक आपके एक्शन है किसका, जितने भी टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हैं। इसके अपोजिट आपके जो एप्सिलॉन एमिनो कैप्रोइक एसिड या फिर ट्रेनेक्सेमिक जो हैं ड्रग हैं वो आपके एक्सटेंसिक प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर हैं और आपके अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन और अल्फा 2 मैक्रोग्लोबिन आपके इंट्रिंसिक प्लाज्मिनोजन इनहिबिटर हैं। तो ये जो ड्रग हैं वो आपके प्लाज्मिन को इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो जो आपके फाइब्रिन्स में बाउंड अप रहते हैं, क्योंकि साइट एक ही है तो फाइब्रिन पे बाउंड अप रहते हैं, उनको एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, जो ब्लड में है उनको इनएक्टिवेट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका इनएक्टिवेटर है, ठीक। ये हो गया आपका बेसिक मोड ऑफ एक्शन, क्लियर है। अब जाहिर सी बात है ये फाइब्रोलाइटिक एजेंट्स हैं, इसका मतलब जो यूज़ है वो आपके जितने भी इम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस केस में ही होगा। तो बात करें इसको जो इसकी जो मेन एक्शन की एफिकेसी है, सो द वीनस थ्रोम्बोई आर मोर इजीली लाइज्ड बाय द फाइब्रोलाइटिक्स देन आर्टरी। तो आर्टरी से बेहतर जो वीनस थ्रोम्बोसिस है उसको बेहतर तरीके से ठीक कर सकता है एंड देयरफॉर दैट इज यूज्ड इन द थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया और इन्फ्लक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, स्ट्रोक एंड द पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन। तो ये बेसिक उनके कुछ यूजेस हैं आपके जितने भी फाइब्रोलाइटिक्स एजेंट्स के। आज की डेट पे केवल हम रिकम्बिनेंट ड्रग ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बात करें हम एडीआर की, तो ये एडीआर जो है एक तरीके से आपके एसटीके का है, मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो एडीआर है, जिसमें आपका खासकर एंटीजेनिक एक्शन है, आपका एलर्जिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि ये आपका दोनों जो हैं आपके स्ट्रेप्टोकाइनेस से रिलेटेड हैं। बाकी छोटे मोटे जैसे कि हाइपोटेंशन है, आपका जो ब्लीडिंग है, वो बाकी जितने भी और ड्रग हैं वो भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आपका एडीआर, एंटीजेनिक एक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, आपके ब्लीडिंग, आपके हाइपोटेंशन एंड अरिथमिया, ठीक। बात करें से कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ये भी आपका एसटीके के लिए है, स्ट्रेप्टोकाइनेस के लिए है। सो इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कंडीशन, हीमोफीलिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, cerebrovascular disease, brain tumors, aneurysm, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। तो इन केस में हम इन ड्रग को यूज़ नहीं करते हैं, जितने भी आपके फाइब्रोलाइटिक्स ड्रग हैं उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, इनसे जो रिस्क है और बढ़ सकता है। सो these are the basic pharmacology about the fibrinolytics or thrombolytic agents, mainly the streptokinase. And if you want to note this lecture, please take a screenshot. Then in the next class I will discuss the other drugs used in the blood, okay. And in last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.